केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था 4 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सिंपल लैंग्वेज में हम उसको ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मींस डिकम्पोजिशन। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है कि गिव द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हो गई 4, यही नेम्स लिखने हैं आपको। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल वाइज यानी कौन कौन से रिएक्शन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किस कैटेगरी में वो देखते हैं। और वही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दिया राइट नोट ऑन 2 मार्क्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया, आपको बहुत सारी रिएक्शन आती है, लेकिन आपको वही रिएक्शन लिखनी है, यानी बुक की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। जो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में बुक में दिए हुए वही एग्जाम्पल लिखना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर रिएक्शन पूछा है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन है तो उसमें ये 5 टाइप्स दिए हुए हैं, यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन का है। ठीक है, तो सेपरेटली एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन यानी केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको केमिस्ट्री लिखनी, लैंग्वेज के मार्क्स नहीं है। एक बार आपने रिएक्शन लिख दी, फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है, तो जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो बीच में दिया हुआ, उसको हम सेपरेटली करेंगे, है ना, ताकि आपके पास हर रिएक्शन का एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाए 2 मार्क्स का। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक सेपरेट कैटेगरी है जो यहाँ पर बीच में दी हुई है ना, उसको हम अलग से लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग, है ना, तो छोटे मॉलिक्यूल और छोटे एटम्स जो है वो कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है, ऐसा बुक में भी दिया हुआ है। एडिशन रिएक्शन मींस 2 or more compounds or reactant get combined and added to form a big molecule or big compound। तो दोनों कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड या बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, अगर इसको सबको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलना आता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ने कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया है। हर रिएक्शन में फिजिकल स्टेट दी हुई है बुक में, अगर आपको आता है और पूछा है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है और आप रॉन्ग लिखते हो तो डेफिनेटली मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको आता है, कंफर्म हुआ कि हाँ ये सॉलिड, लिक्विड और एक्वस है, तो ही आप फिजिकल स्टेट लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। और पूछा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड होता है, तो उसको सॉलिड, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। देखो मैंने इनके कॉमन नेम यानी कमर्शियल नेम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पेशली इन केस ऑफ कैल्शियम आपको 3 नेम्स इंपॉर्टेंट है जो लर्न करने हैं, कमर्शियली जिनके नेम लर्न करने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कमर्शियली या मार्केट नेम जो है उसका क्विक लाइम है। केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया व्हाट इज स्लेक्ड लाइम, व्हाट इज क्विक लाइम, है ना। और कैल्शियम से रिलेटेड एक और नेम आएगा लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम से रिलेटेड 3 नेम्स जो हैं उनकी कमर्शियल नेम आपको कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर लेना है बुक में। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियरली हमको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर हीट है जो आपको कंफ्यूज करेगी कि अगर हीट रिलीज होती है, जैसा अभी हम देखेंगे कि जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? यस, इट कैन बी, बट जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एक्सोथर्मिक का, हमें वही लिखना है। ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब मैं बताऊंगी आपको।
नेक्स्ट कैटेगरी इसमें दी हुई है बर्निंग ऑफ कोल। देखो इसकी हेडिंग के साथ आपको लर्न करनी है, इसमें आपको ऐसे नहीं लर्न करना है कि कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नो, इसकी हेडिंग है बर्निंग ऑफ कोल। यानी अगर आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया कि बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना पड़ेगा कि बर्निंग ऑफ कोल मींस जब कार्बन इन सॉलिड फॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जहां जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है और फोकस करने के हैं आपको वो मैं साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आपको यही याद रखना है कि बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप इसमें सोचोगे इसमें तो हीट भी रिलीज होती है, फिर इसमें टेम्परेचर भी रेज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एडिशन देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस का जो एग्जांपल देंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वेरी इजी एग्जांपल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड टू फॉर्म वाटर। ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो 3 एग्जांपल्स इस कैटेगरी में दिए हुए हैं। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर, है ना, फिर बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो these 3 examples of combination reaction are very important in point of view कि आपको क्या देखना है, कैसे पहचानोगे आप कि एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर 2 कंपाउंड ने मिलकर एक बनाया है। ऑलवेज इन एडिशन रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल होंगे उनके नंबर ज्यादा होंगे और राइट हैंड साइड पे कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी एग्जांपल्स में आप देख रहे हो 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही है। सो दीज 3 एग्जांपल्स आर ऑफ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। मींस एडिशन का अपोजिट होता है। डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस आपको आना भी चाहिए कि अगर 2 छोटे कंपाउंड और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिग मॉलिक्यूल और बिग एटम और बिग मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन होके, यानी उसका डिकम्पोजिशन होके वो छोटे छोटे कंपाउंड और मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसके 5 एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं जिसमें बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं 5 एग्जांपल्स में बनते हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। बुक में आपको वही मार्क करने हैं, है ना, इसमें आपको बुक में मार्क कर लेना है कि कहाँ कहाँ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसमें यानी पॉइंट बताया है आपको। अब डिकम्पोजिशन डेफिनेशन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूलर कंपाउंड इनटू स्मॉलर वन और गैसेस, है ना। इसमें कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे कि गैस भी इवॉल्व हो रही है जिसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, इसको आप बोलोगे फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बोलो, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मेरे पास यहाँ पर मैंने अभी सभी रिएक्शंस के नीचे नेम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको सभी रिएक्शन में केमिकल्स के नीचे नेम लिखना कंपलसरी है। मार्क्स कटते हैं, है ना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप नीचे नेम नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स डेफिनेटली कट जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा आंसर आपको कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट देना होता है। एक ही रिएक्शन पूछा है उसमें भी आपने केमिकल रिएक्शन के नीचे नेम नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक ध्यान देना आपको, पहले फेरस सल्फेट था, उससे ऑक्साइड बना और उसके बाद 2 गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसेज हैं, यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है सामने कि आप यहाँ पर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिससे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। सो इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन number of products are more in comparison to number of reactant। reactant मतलब कंपाउंड तो एक ही होगा, है ना, उसका ब्रेकडाउन हुआ होगा कुछ छोटे मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। ओके, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लेके उसको बर्न करते हुए एक एक्सपेरिमेंट भी दिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट आपको देख लेना है, एक्सपेरिमेंट से ही, जैसे मैंने असाइनमेंट में दिया था कि आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है और उससे रिलेटेड रिएक्शन वहाँ पर लिखनी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में जिसकी ये रिएक्शन है, जिसमें फेरस सल्फेट को जब आप थोड़ा सा लेके टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो
तो जो कंपाउंड थोड़ी देर बाद बनेगा और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होने लग जाएंगे। पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई? कलर चेंज। इस रिएक्शन में आप दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो जब आप आयरन सल्फेट लोगे ब्राउन कलर का, वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होगा तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होती है वो बहुत स्मेल प्रोड्यूसिंग गैस होती है, तो जैसे ही कुछ स्मेल आने लग जाएगी आपको लगेगा कि रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। सो दीज टू केमिकल चेंजेस, रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हिच आर फुल स्मेलिंग गैसेस, जिनकी स्मेल अच्छी नहीं होती है और वो रिलीज होती है, तो एक तो वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकेंड थिंग, चेंज इन कलर। जब आपने फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब में लिया था उसका कलर कुछ और होगा, ब्राउन क्रिस्टल्स, और जब आयरन ऑक्साइड बनेगा तो उसका कलर कुछ और होगा, है ना। तो दिस विल रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फिर से कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कमर्शियल नेम लाइमस्टोन भी है। फिर से याद रखना है आपको, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको हीट करते हैं, है ना, जब आप उसको कुछ टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को हम पहले बोल चुके हैं क्विक लाइन में, क्विक लाइन कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, which reaction, यानी the type of reaction, या find the type of reaction, give the type of reaction when limestone is changes into quicklime। अगर आप उनको कमर्शियल नेम आपको इसके नाम याद नहीं है ना, आपको ये तो पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आपको कमर्शियल नेम याद नहीं है और ऐसे एग्जाम में पूछ लिया कि गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन या आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच लाइमस्टोन चेंजेस इनटू क्विकलाइम, है ना, तो आपका वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोले तीनों कमर्शियल नेम जहाँ पर भी आएंगे वो मैं बताऊंगी, अंडरलाइन बुक में अच्छे से कर लेना मार्क। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मींस लाइमस्टोन डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये जो ट्रायंगल का सिंबल होता है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। आप हीट भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हीट मिलेगा उसको तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाएगा। अगेन आप इसको कैसे पहचानोगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो या तो उसका स्मेल होगा, अगर स्मेल नहीं होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको आप लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर में पास करते हो जिसका कलर व्हाइट होता है। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। लाइम वाटर इज आल्सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपने ये जो गैस निकल रही थी इसमें एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब मतलब पाइप लगाया, ग्लास ट्यूब जिसको बोलते हैं, है ना, ग्लास ट्यूब लगाई उसने और इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर में पास किया, तो आप देखोगे लाइम वाटर जो पहले मिल्की व्हाइट कलर का दिख रहा था वो कलरलेस हो जाएगा, है ना। ये दिया हुआ है कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको अभी यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगानी है कि जो गैस निकल गया वो कैसे पहचानोगे। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था सल्फर डाइऑक्साइड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मेल की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसको लाइम वाटर में हम पास करेंगे। लाइम वाटर मिल्की व्हाइट कलर का होता है, अगर वो मिल्की व्हाइट कलर कलरलेस हो जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, so breakdown of limestone is an example of decomposition reaction. Next is electrolysis of water. ये बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक जार है उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बहुत इजी है इसको समझना। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है ना, और एक नेगेटिव है, ओके। एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड जो बनाया हमने वाटर के अंदर इसको डिप किया है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव है दैट इज कैथोड, ओके। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो 2 गैसेस में डिवाइड हो जाएगा यानी उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। दिस इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन, मींस पहले वाटर था अब वो आयंस में कंबाइन हो जाएगा। अब एक बहुत इजी सी चीज है जिसको बहुत तरह से पूछते हैं, जब वाटर सेपरेट होगा तो हमको क्या मिलेगा, H+ एंड O
अगेन आपको यहाँ पर देखो वाटर से आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाइड्रोजन गैस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कलेक्टेड ऑन, किस पे कलेक्टेड, हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ कलेक्ट मिलेगी, एनोड पे कि कैथोड पे, तो आंसर विल बी कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप बुक के अंदर ही लिख लो, हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पे मिलेगा। ओके, ठीक है। तो क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुई है और इलेक्ट्रिसिटी ने यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसमें जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है मतलब वाटर है, वो दो छोटे मॉलिक्यूल यानी टू गैसेस में ब्रेक हो गया है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पे भी छोटे छोटे टू क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर कलेक्टेड ऑन रेस्पेक्टिवली। तो आपको ये कहां से क्लियर पता चल जाएगा। और इस चीज से सीखो आप H क्योंकि प्लस है तो वो किस पे मिलेगा आपको, कैथोड पर, और O माइनस है तो वो किस पे मिलेगा, एनोड पे। तो टू गैसेस हैं, कैथोड एंड एनोड पे आपको मिलेंगी। ठीक है, सो वी कैन कलेक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ऑन दीज इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन पूछ भी सकते हैं, इसका बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं, वो बैलेंसिंग भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ अभी, है ना। सपोज करो हम यहाँ पर ये जो नंबर है वो भी हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस करना है इसको। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, Pb मतलब लेड, NO3 क्या चार्ज होता है NO3 के ऊपर, -1। ओके, तो Pb के ऊपर कितना हुआ, ये 2 इधर चला जाएगा तो +2, ब्रेक हो जाता है और बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। ओके, अब इसको बैलेंस करते हैं। चलो सपोज करो यहाँ पर लेड कितना है 1, यहाँ पर 1। ओके, यहाँ पर N कितना है 2, लेकिन यहाँ पर N कितना है 1, है ना। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3 2 6, ये वाला 3 और ये 2। जैसे NO3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्वाइस, है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, NO3 एंड NO3। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 6, तो ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पर कितनी है 2 3 4 5। बैलेंस नहीं, हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं हमेशा स्मॉल नंबर से करने का। और कोई भी जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2। ओके, ऑक्सीजन 3 2 6 है तो यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6 7, ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया, है ना। फिर देखो 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 नहीं आएगा इसका मतलब। ओके, अब फिर से ट्राई करो, लेड 1 बैलेंस था, नाइट्रोजन 2 करने के लिए अगर हमने यहाँ पे 2 किया तो ऑक्सीजन 7 हो जाते हैं। 7 को कैसे बैलेंस करोगे, तो अगर यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 2 3 नंबर से बैलेंस होती है सारी रिएक्शन। यहाँ पर 2 लेड हो गया तो यहाँ पर 2 लेड करो। अब देखो 2 लेड यस, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 6, लेकिन यहाँ पर पहले 6 था अभी 2 और आ गया, है ना। तो ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। कितना हो गया ऑक्सीजन, 6 तो पहले ही था और 2 ये 8 हो गया। तो उसको 8 को बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 5 7 8 9 10 11 12। कितनी ऑक्सीजन हो रही है 12, और यहाँ पर देखो 12 होगी, 3 2 6 और ये 2 12। तो ऐसे आपको ये एक्चुअली ये बैलेंसिंग इस तरह से कब आएगी, जब आप इसको सेपरेट लिख के करोगे। अभी मैं ये वाला नीचे वाला रिएक्शन समझा के आपको ये नंबर लिख के कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो लेड नाइट्रेट ब्रेकडाउन रिएक्शन एज इट इज लर्न करनी है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर मोर
इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट। और लास्ट रिएक्शन है जिसके फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट में कौन सी रिएक्शन यूज होती है। इन फोटोग्राफिक प्लेट रिएक्शन यूज्ड इज, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप एक डिश में लेकर सनलाइट में रखते हो तो आप देखोगे उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो सिल्वरी व्हाइट हो जाएगा। ये वाला जो कलर होता है ये ऑलमोस्ट डर्टी व्हाइट यानी ब्राउनिश कलर का होगा। जब उसको सनलाइट में रखोगे आप तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका यूज फोटोग्राफी में होता है। दो कंपाउंड होते हैं, या तो सिल्वर क्लोराइड ले लो या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, है ना। इस सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है इसलिए इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटोलाइसिस, ओके, इन प्रेजेंस लाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोलाइसिस। ओके, अब देखो ये 5 रिएक्शन आपको डिकम्पोजिशन में ध्यान रखनी है। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, लाइमस्टोन का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइसिस, लेड नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। इनके जो जो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट आपको समझाया है वो बुक में आप अंडरलाइन करो। कलर कैसे चेंज होता है वो देखना है, रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है वो देखना है, इनकी नेम क्या है वो देखना है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया, मैंने समझाया आपको ये रिएक्शन हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे सीख सकते हो आप। इसमें जितने भी एलिमेंट्स यानी एटम्स हैं उनको आप सेपरेट कर लो, इस साइड भी लिखो, इस साइड, जैसे लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, इस साइड भी सेम ही होगा, लेड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले जितने जितने नंबर दिए हुए हो वो लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेड अभी कितना है 1, लेड कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, 4, 5। ठीक है, ऐसे आप एटम सेपरेट करके लिखो, फिर आप बैलेंस करो। जैसे यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर 2 लगाया था, तो अब आप ब्रैकेट में इसको 1 को, ठीक है, 1 को ब्रैकेट में लिख दो, यानी वो गया, तो लेड कितना हो गया 2, यहाँ पर भी लेड को बैलेंस करने के लिए हम कितना लिखेंगे 2। ओके, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो पूरे मॉलिक्यूल का है, यानी सारे आइटम्स उसके चेंज हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन पहले कितना था यहाँ पर 2, अभी कितना हो जाएगा 2 तो पहले से था 2 और हो जाएगा, तो दैट इज 4, नाइट्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, पहले कितना था ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 और हो गए, तो ये हो गया 12। ओके, अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्योंकि 4 हो गया इसलिए यहाँ पर हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। सारे बैलेंस हो गए। देखो लेड पहले कितना था 1, तो 1 को ब्रैकेट में कर दिया, यानी आपको कट भी कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन आपको यहाँ रिएक्शन में नहीं करनी, ये मैं आपको समझा रही हूँ बैलेंसिंग करना। ठीक है, ये आपको हमेशा रफ में करना है, आपको डायरेक्ट नंबर ही लिखने होते हैं, नीचे कंपाउंड्स के नहीं लिखने होते हैं। नाइट्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 जा 8, ठीक है, 9 10 और ये देखो आगे 2 है तो 12। ओके, सो इन दिस वे जहां पर भी जो जो रिएक्शन आएगी हम वो बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस करने के लिए भी आ सकता है। ये रिएक्शन कैसे पूछ सकते हैं, अगर आपको केमिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है आपको उसको फॉर्मूलाज में लिखना है। जैसे बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि लेड नाइट्रेट जब ब्रेक होगा तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी लर्न करने की होती है कि ब्रेकडाउन होता है तो कौन कौन सी कंपाउंड और गैसेस बनती है। इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इन विच रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इवॉल्व, है ना, या रिलीज। तो आपको ये बताना पड़ेगा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आपको सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो गैसेस भी मार्क करनी है कि विच गैसेस आर रिलीजेस ड्यूरिंग विच रिएक्शन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने किए, एडिशन एंड डिकम्पोजिशन। यहाँ पर बीच में अभी मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो बीच में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम उसको सेपरेट करेंगे एंड उसका क्वेश्चन भी हम सेपरेट ही लिखेंगे कि राइट नोट ऑन एक्सोथर्मिक एंड
रिएक्शन कौन कौन सी होती है। बुक में भी वैसे ही मार्क करना है और वैसे ही पूछेंगे एग्जाम में भी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या रिएक्शन दिया हुआ है तो ये पूछ लेंगे कि इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड और यूज्ड। तो पहले डेफिनेशन देख लो, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर रिलेटेड, है ना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट लेनी पड़ती है रिएक्शन को, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है यानी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हीट अगर ली है रिएक्शन ने तो वो एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्वियसली सोच के देखो, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, तो उसको रिएक्शन को ब्रेक डाउन होने के लिए हमने कुछ एनर्जी दी है तभी वो ब्रेक हुआ है ना। जैसे अभी लेड नाइट्रेट का एग्जांपल था, उसमें हीट दिया तो वो लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन था, उसको हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। ये भी एंडोथर्मिक का ही एग्जांपल है। ठीक है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल जब हीट एब्जॉर्ब करके छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। ओके, है ना। यानी आपने जैसे लाइट, सनलाइट दिया आपने, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को, सनलाइट भी एक टाइप की एनर्जी है, वो एनर्जी उस रिएक्शन ने एब्जॉर्ब किया और उसका ब्रेकडाउन सिल्वर और क्लोरीन या ब्रोमीन में हो गया, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है ना, C6H12O6, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 H2O प्लस एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस रिएक्शन में बहुत अमाउंट में एनर्जी मिलती है। दिखने में हमको ये कैसे लग रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो रहा है, करेक्ट, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट बायोलॉजिकल टर्म में इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और फिर ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। ये जो प्रोसेस है इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसका सेंटर कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम केमिस्ट्री से बायोलॉजी में मूव हो गए। ठीक है, एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यानी अगर आप ये एग्जांपल देखते हो कि अगर आपको पूछ लिया कि रेस्पिरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन, तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा है, यानी हीट मतलब टेम्परेचर भी रिलीज हो रहा है, यानी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ऐसा ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो रेस्पिरेशन जहां पर भी बुक में दिया हुआ वहां पर आपको अंडरलाइन कर देना है। मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 7 में, जो आपकी बुक में पेज नंबर 7 है, उसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बीच में दिया हुआ है, यानी जस्ट कॉम्बिनेशन के बाद में दिया हुआ है, उसको सेपरेट रखना है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बीच में वो नहीं आएगा, ये एक अलग कैटेगरी है ना। और कभी भी कंफ्यूजन ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें कभी हीट रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक भी है, करेक्ट है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल वो एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन अभी आपको जो एग्जांपल है वो बुक के ही लर्न करने। पेज नंबर 7 पे देखो, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं आपके,
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब मीथेन CH4, इसका नेम नेचुरल गैस है ना। बुक पे से मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बुक जब आप करोगे, पता नहीं आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट कर लिए, चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिए, बैक एक्सरसाइज भी कर लिए, अच्छी बात है, उनको कंफ्यूजन नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप प्रिपेयर किया है, गुड। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ चीजें हैं जैसे नेचुरल गैस, इसका नेम याद रखना है आपको, इसको मार्श गैस भी कहते हैं और इसका केमिकल जो नेम है वो है मीथेन CH4 है ना। मार्श गैस, तीनों नेम आपको याद रखने हैं, मीथेन, मार्श गैस और नेचुरल गैस। फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। फिर रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन का एग्जांपल देखो, ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो रहा है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन and also decomposition of glucose is known as respiration. So respiration is exothermic reaction. Confusing भी है लेकिन important भी है, बहुत वे में इसको पूछ सकते हैं fill in the blanks में कि respiration क्या है, तो वो decomposition of glucose है, respiration क्या है तो वो एक exothermic reaction है। इसी के नीचे थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक में तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। मींस कंपोस्ट फर्टिलाइजर का फॉर्म होना, अगर आपने पिट बना के उसमें वेजिटेबल्स या डोमेस्टिक वेस्ट आपने डाला है और जो रिएक्शन होगी उसकी वजह से है ना रिएक्शन होगा और वो जो वेजिटेबल मैटर आपने लिया है वो डिकम्पोस्ट होकर कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाएगा, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये तीन एग्जांपल आपको एक्सोथर्मिक के करने हैं है ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन होता है एक्सोथर्मिक के तो तीन रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक की कौन सी रिएक्शन है ना। तो एंडोथर्मिक की वही रिएक्शन होगी जो ब्रेक डाउन रिएक्शन है। अगर आपको ऐसा देखना है तो आप देखो पेज नंबर 10 पे टॉप पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, जहां पर डिकम्पोजिशन दिया हुआ है फोटोलाइसिस जिसको हमने बोला है, उसी के नीचे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज breakdown of this compound या breakdown of these molecules required energy है ना। तो यहाँ पर देखो मैं पैराग्राफ आपके लिए लास्ट का रीड कर देती हूँ। We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactant. Okay, so reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. क्लियर है। तो आप एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर फोटोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन ऑफ क्या सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। केवल डिकम्पोजिशन ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, इसीलिए रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लेड नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। ओके, तो आप इसको सेपरेट प्रिपेयर करो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो टाइप हमने कर लिए आज, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। कल हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे, दोनों भी हो जाएंगे और चैप्टर भी कल फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स बचते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोनो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्योंकि वो आपकी बुक में शॉर्ट में दिया, उसको शॉर्ट में ही दिखेंगे, एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके 2 एग्जांपल है, कोरोजन और रेनिसिडिटी। ओके, सो इस वे में रीड करो। अब आपको पीछे की एक्सरसाइज के लिए भी हम एक लेक्चर लेंगे, उसमें भी एक वीडियो होगा जिसमें हम पीछे की सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये देखना है आपको कि जो आपने असाइनमेंट किया था एग्जैक्टली आपने वैसे ही किया था जैसा आपने समझा है या आपने उसमें कुछ मिस्टेक किया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।